डियर स्टूडेंट्स, बीए सेकंड सेम थर्ड लेसन आपका। इसमें वीडियो जो है आपकी आज फोर्थ है और ये इस पार्ट की अंतिम वीडियो है। हम सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां पढ़ रहे थे 600 से 1200 ईस्वी तक की, 1206 ईस्वी तक की। इस संबंध में हम पिछले जो वीडियो में हमने देखा था वो विशेष रूप से हमने स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा, नागर, द्रविड़ और वेसर शैली पढ़ी, मूर्ति कला के बारे में पढ़ा। आज हम उसी का अंग जो है, कला का ही अंग है उसमें सांस्कृतिक प्रवृत्ति में, उसमें आपका शिक्षा और साहित्य बिंदु देखेंगे। शिक्षा और साहित्य मुख्य जो है पहलू थे। तो शिक्षा में हम पहले बात करेंगे शिक्षा की, साहित्य और शिक्षा में भी शिक्षा की बात करेंगे। जन शिक्षा की कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी। शिक्षा का उपयोग मुख्यतः ब्राह्मण ही करते थे। कौन करते थे? ब्राह्मण। जन शिक्षा नहीं थी। जैसे आज आप पढ़ते हैं कि प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं था। ब्राह्मण। बड़े ग्रामों में विद्यालय स्थानीय मंदिर, कौन होते थे? विद्यालय स्थानीय मंदिर होते थे। बड़े जो गांव होते थे उसमें, उन्हीं में शिक्षा दी जाती थी। ऊंच जो थे, ऊंच के लिए महाविद्यालयों को विशेष अनुदान दिया जाता था राज्य की ओर से या संस्थाओं की ओर से। उत्तरी भारत के तीर्थ स्थलों पर शैव वैष्णव मत के मठ भी शिक्षा के लिए कार्य करते थे। मठ भी शिक्षा का कार्य करते थे। राज्य के संरक्षण प्राप्त शिक्षा अधिक धार्मिक होती जा रही थी। जिसको संरक्षण था, जैसा राज्य जो राजा जिस धर्म को पसंद करता था उसको ज्यादा संरक्षण देता था, उसी प्रकार के धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन पर भी वहां बल दिया जाता था। यह रटंत विद्या बन गई थी। तकनीकी ज्ञान की पूर्ण अवहेलना की गई। अवहेलना थी किसकी? तकनीकी ज्ञान की। धार्मिक शिक्षा के ऊपर ज्यादा जोर था। वो कैसी थी? रटंत थी, मतलब रटते जाओ उसको, ऐसी वो शिक्षा बन गई थी। तो देख लें आप, जन शिक्षा नहीं थी, ब्राह्मण ही उपयोग करते थे। स्थानीय मंदिरों में होती थी, ऊंच में जहाँ होती थी वहाँ पर उनको अनुदान मिलते थे। महाविद्यालयों को मठ भी शिक्षा कार्य करते थे, उत्तरी भारत में विशेषकर। तो शिक्षा जहाँ संरक्षण ज़्यादा था वो शिक्षा ज़्यादा धार्मिक होती जा रही थी, रटंतु थी। धार्मिक ग्रंथों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। तकनीकी की अवहेलना थी। ये बिंदु हमने पढ़ा। अब बात करते हैं उत्तरी भारत में कैसी थी शिक्षा। उत्तरी भारत विशेषतः बिहार में बौद्ध विहार शिक्षा के केंद्र थे। इनमें धर्म के अलावा भी जो है विषय को जो है प्रमुख प्रधानता दी जाती थी। नालंदा जो बौद्ध विहार था वो प्रसिद्ध था, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। विक्रमशिला, इसी तरह से और अन्य जो केंद्र थे वो थे आपके विक्रमशिला और उदयपुर याद रखें आप केंद्र। दोनों बिहार में थे। दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, बहुत दूर दूर से जो है कई राज्यों से विद्यार्थी इसमें पढ़ते थे। और दूसरा बड़ा जो केंद्र था वो था कश्मीर। यहाँ पर शैव मत के जो है पंथ के जो है शिक्षा केंद्र विकसित हुए। अब दक्षिण भारत की बात करेंगे हम। मंदिर ही, मैंने आपको पहले ही कहा था, जनजीवन के जो केंद्र थे चौल काल में विशेष रूप से वो मंदिर ही केंद्र थे। यहाँ पर भी दैनिक शिक्षा के, औपचारिक शिक्षा के। छोटे गांव में मंदिर, छोटे गांव में जो है पुजारी जो है कार्य करते थे शिक्षक का। जैन और बौद्ध मठों में भी शिक्षा दी जाती थी। ये भी हम पढ़ आए हैं। दक्षिण भारत में भी ऐसा ही होता था। महाविद्यालय में पाठ्यक्रम योजनाबद्ध होता था। यहाँ की छात्रों की उपस्थिति पर, अटेंडेंस पर बल था, वे उपस्थित रहें। और
महाविद्यालयों में जो थे एनाइरम, ये तमिल वहाँ की लैंग्वेज के नाम कुछ आप, त्रिभुवनी, कुछ और भी नाम हैं, ये भी आप याद कर सकते हैं, ये प्रसिद्ध थे। तिरुवुदुतुई, तिरुवारीपुर, ये प्रसिद्ध थे। शिक्षा का माध्यम जो था वो संस्कृत था। संस्कृत बहुत ही मान्य भाषा थी। शिक्षा, इससे विद्यार्थी का दैनिक जीवन से संबंध टूट जाता था। लोकप्रिय स्तर पर तमिल भाषा में मौखिक, तमिल में भी जो शिक्षा दी जाती थी वो मौखिक रहती थी। यहाँ शैव वैष्णव संतों द्वारा रचित पदों को श्रोताओं के सामने गाकर उनकी व्याख्या करके सिखाया जाता था। गाते थे और उनको फिर व्याख्या भी की जाती थी। बहुत ही अच्छा तरीका था। विज्ञान, इस काल में भारत में विज्ञान की जो गति है वो कैसी पड़ गई थी? धीमी हो गई थी। भारत विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रमुखता का दर्जा खो बैठा था। उदाहरण के लिए शल्य चिकित्सा में गिरावट आई थी। हम पहले हर क्षेत्र में आगे थे, लेकिन अब गिरावट दर्ज की जा रही थी। अब सब की चीरफाड़ को निम्न जाति का काम माना गया। फलित ज्योतिष ने खगोल विज्ञान को पीछे धकेल दिया। मतलब फलित ज्योतिष जो है ज्यादा प्रमुख हो गया। गणित में कुछ प्रगति जरूर हुई। पारे के उपयोग के कारण दवाओं के क्षेत्र में प्रयोग हुई। गणित और दवा के क्षेत्र में प्रगति हुई, ऐसा आप कह सकते हैं। वनस्पति विज्ञान और जानवरों की चिकित्सा पे ऊपर भी, वनस्पति और जानवरों की चिकित्सा के ऊपर भी कुछ पुस्तकें जो है लिखी गई। घोड़ों की नस्ल सुधार में कोई प्रयत्न नहीं हुआ। वस्तुतः समाज में बढ़ती धार्मिक रूढ़िवादिता बाहर की दुनिया से संपर्क न होने के कारण गति शून्य हो गई। बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं था। संपर्क न होने के कारण से कैसे हो गए हम? रूढ़िवादिता ज़्यादा बढ़ गई, ऐसा इनका कहना है। तो नस्ल सुधार भी नहीं हुआ और गति फिर शून्य होती गई। तो ये कुछ बिंदु हमने पढ़े विज्ञान क्षेत्र के बारे में। अब आता है आपका साहित्य। साहित्य जो है ना, देश के अनेक भागों में संस्कृत को, अभी हम पढ़ के आए, संस्कृत जो मुख्य भाषा थी, तो राजा लोग इसको राज्य का आश्रय, राज्य जिसको सहारा दे वो राज्य आश्रय, अनेक ग्रंथों की रचना भी राज्य के आश्रय के माध्यम से विद्वानों ने की। तो उसमें हम संस्कृत ही पढ़ेंगे। पहले जो साहित्य पढ़ेंगे वो संस्कृत का पढ़ेंगे। भाषागत परिष्कार तथा उच्च कोटि की रचना के कारण यह भाषा कुछ हद तक पंडित वर्ग की भाषा बन गई थी। किसकी बन गई थी? पंडित वर्ग की भाषा थी। संस्कृत को न केवल राज्य आश्रय प्राप्त हुआ वरन अनेक शासकों, अनेक जो शासक थे जिनमें हम बात करें भोज, सोमेश्वर, रविवर्मन, विग्रहराज, बल्लाल सेन, महेंद्र वर्मन इत्यादि ने जो है ग्रंथों की रचना की। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि शासकों ने रचना की, न केवल आश्रय दिया, और चीजें तो दी ही। और इस काल में संस्कृत ग्रंथ में रचित काव्य ग्रंथ, काव्य के गद्य, नाटक, गीति काव्य, ये अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं। शब्दकोश, संक्षिप्त परिचय हम अभी नीचे देखेंगे, क्या क्या जो है थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो पहला जो है वो है काव्य ग्रंथ। 7वीं शताब्दी में भारवी ने काव्य ग्रंथ लिखा जिसका नाम था किराता अर्जुनियम। किराता या किरता अर्जुनियम। इसमें जो है शिव जी के साथ जो है शिव जी के साथ जो है अर्जुन का युद्ध होता है। शिव जी किरात के रूप में आते हैं। किरात होता शिकार। और भारवी ने दूसरा लिखा शिशुपाल वध। शिशुपाल कृष्ण को गालियां देते हैं और कृष्ण उनकी गालियां को 100 गलतियां उनकी माफ करने का ऐसा कुछ था। उसके बाद उनका वध आखिर में उनको करना पड़ता है। ये उच्च जो है कोटि की रचनाएं थी। इसी तरह भट्टी
भट्टी ने लिखा भट्टी काव्य और रावण वध। जैन कवि कनक सेन लिखते हैं यशोधरा चरित। और कश्मीर के एक बहुत बड़े विद्वान थे क्षेमेंद्र, उन्होंने लिखा भारत मंजरी और रामायण मंजरी। ग्यारहवीं सदी में बंगाल में संध्याकर नंदी ने क्या लिखा? रामचरित लिखा संध्याकर नंदी ने, याद रख लें आप, नंदी ने लिखा, बंगाल के थे ये। अब गीति काव्य की बात करेंगे तो सर्वाधिक जो काव्य था वो कैसा था? श्रृंगार पूर्ण था। श्रृंगार, साज सज्जा की जिसमें बात की गई है विशेष रूप से। जैसे भृतृहरि बहुत बड़े हुए हैं रचनाकार, इन्होंने लिखा एक श्लोकी कविताएं, एक श्लोक में कविता पूरी हो जाए ऐसी कविताएं। कुछ श्रृंगार कविताएं भक्ति संप्रदाय से जुड़ी थी, भक्ति से भी जुड़ा हुआ था, ऐसा नहीं था केवल प्रेम से ही जुड़ी हुई थी। 12वीं शताब्दी में लिखा हुआ जयदेव का वेरी इंपॉर्टेंट गीत गोविंद का जो विषय था वो राधा और कृष्ण के प्रेम से संबंधित था और इस मौलिकता तथा सरसता से इसको प्रस्तुत किया गया है। भिलन ने चोर पंचाशिका क्या लिखा? चोर पंचाशिका से ललित प्रेम को स्पष्ट किया है, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये हम अभी तक गीति काव्य पढ़ रहे थे। इसके बाद आता है आपका चंपू। 10वीं शताब्दी में चंपू गद्य पद्य मिश्रित, चंपू किसको बोलते हैं जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित शैली का प्रयोग किया जाता है। नई शैली का जो है उदय होता है, दोनों का प्रयोग होता है। इसमें त्रिविक्रम भट्ट ने क्या लिखा? नल चंपू, दमयंती कथा, मदालसा चंपू। इसी तरह से सोमदेव ने क्या लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट, यशस्ती तिलक चंपू। नाटक, फिर आते हैं आपके नाटक। अगला जो हिस्सा है, अगली विधा जो है दरबार से संबंधित है ज्यादातर नाटक। विशाख दत्त ने, ये किताबों के जो नाम आ रहे हैं, पुस्तकों के नाम आ रहे हैं, ग्रंथों के जो नाम आ रहे हैं, 2 अंक वाले क्वेश्चनों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो विशाख दत्त ने लिखा मुद्रा राक्षस, ये चाणक्य चंद्रगुप्त से संबंधित है। कन्नौज के राजकवि भवभूति ने लिखा, कई बार पूछ लेता है भवभूति किस राज्य से संबंधित है? कन्नौज से। भवभूति ने अपने नाटकों में न्यूनतम हास्य भाव के साथ कोमलता तथा मनोरंजन को प्रकट किया है। तो क्या क्या उन्होंने लिखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित मानस। वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों पुस्तकें बहुत बार आता है, कंपटीशन में भी आता है ये कि ये किताबें किन्होंने लिखी। मट्टी नारायण का वेणी संहार नाटक विशि श्रेणी का उत्कृष्ट नाटक है। इसी तरह से हस्ती मल्लक ने सुभद्रा हरण लिखा। क्या लिखा? सुभद्रा हरण। प्रसिद्ध विद्वान व कवि राजशेखर ने, वेरी इंपॉर्टेंट, राजशेखर ने क्या क्या लिखा? बाल रामायण या बाल भारत, बाल रामायण व बाल भारत। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हम कर रहे हैं। उसके बाद आता है अपभ्रंश में। अपभ्रंश में भी कुछ साहित्य लिखा गया, वो क्या क्या था? भाषा है। इस काल में प्राकृत से अपभ्रंश और अंत में अनेक प्रादेशिक, तो किससे? प्राकृत से विकास हुआ इसका, और अनेक प्रादेशिक भाषाओं का भी विकास फिर होता है इसी चीज से। विकास जब होता है तो प्राकृत बोली के ही एक विकृत रूप
अपभ्रंश का जन्म कहाँ माना जाता है इसका? उत्तर पश्चिम में माना जाता है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। 9वीं शताब्दी में अपभ्रंश को काव्य भाषा माना जाने लगा। विभिन्न क्षेत्रों में दुहा या दुहा छंद का प्रयोग होने लगा। ये दोहे प्रेम, ललित, वैराग्य किस पे होते थे? प्रेम, वैराग्य, ललित इत्यादि विषयों पर होते। अपभ्रंश का प्रयोग जैन और बौद्धों ने जन साधारण में अपने संदेश फैलाने के लिए किया। जन साधारण में संदेश फैलाने में ये ज्यादा प्रयोग हुई, क्योंकि संस्कृत को जटिल माना जाता था, लेकिन इसको आसान समझा गया। नानक, कबीर, दादू ने भी लोक भाषा का प्रयोग किया। फिर आता है उत्तरी भारत में प्रादेशिक भाषाओं का उदय। कैसे होता है उदय, इसको समझेंगे। विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत की कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी ये भाषाएं हैं ना, आपको पता है ना, नेपाली, मराठी, सब भाषा का जो विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से ही होता है। ये भाषाएं तथा इनमें रचा गया साहित्य जो है विशेष भारतीय संस्कृति की विशेष देन है। भक्ति संप्रदाय के संतों और आचार्यों ने इन भाषाओं को समृद्ध किया, क्योंकि वो इन्हीं भाषाओं में अपने उपदेश देते थे। जन सामान्य को इन भाषाओं को समझ आई और वो इसी में फिर बोलचाल की भाषाएं भी बनती गई। लोकप्रिय गाथा गीत थे, लोकगीत थे, भजन थे, इन्हीं भाषाओं में उनकी रचना भी फिर होती है। मराठी में तो गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों का रूपांतरण भी हुआ। तो ये छोटी उपलब्धि नहीं थी, बड़ी उपलब्धि थी। तो इसी वीडियो में हम जो है छोटे क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस पार्ट के। वैसे तो बहुत सारे रिपीट हो ही गए हैं, फिर भी चलो एक बार हम देख लेते हैं। अति लघु क्वेश्चन जो है आपके, जो 2-2 अंक वाले होते हैं। 2-2 अंक वाले पाठ में जो मिल जाए वो तो ठीक है, लेकिन जो पाठ के पूरे के दौरान जो मैंने कराए हैं वो आपको कोई भी नहीं छोड़ना है। देखें, लिंगायत मत की स्थापना किसने की? ये मैंने आपको बताया था, व्यासराज ने। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर किस धर्म से है? जैन से हैं। दिलवाड़ा राजस्थान में। खजुराहो के मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे? चंदेल ने। ये हम कर चुके हैं, आपको ध्यान अगर हो तो, बहुत आसान है। विक्रमांक देवचरित किसने लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट, भिल्लण ने लिखा। कल्हण की प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी है, ये इंपॉर्टेंट है। वज्रयान शाखा में देवी का नाम क्या है? तारा। बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा था, याद हो तो आपको, तारा और बोधिसत्व। देव का नाम बोधिसत्व है, इनको आप याद रख लें। लिंगायत संप्रदाय का विकास हुआ कहाँ पर? कर्नाटक में, ये भी मैंने आपको बताया था। किस संत ने भक्ति और वेदों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया? रामानुज ने। राजशेखर किस प्रतिहार शासक के कवि थे? महिपाल के। दक्षिण भारत का मनु किसको कहा जाता है? अपस्तंभ को। परमार राजा भोज की पुस्तक समरंग सुमधार किस विषय पर है? कला और वास्तुकला पर। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? गोपुरम। चोल वास्तुकला का अत्यंत सुंदर और अलंकृत मंदिर माना जाता है तंजौर का बृहदेश्वर। ये भी हमें पता होगा, क्योंकि ये बहुत बार इसके बारे में हमने पढ़ा है अभी तक। फिर आता है आपका
चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? शैव के। चोल कालीन कांस्य प्रतिमाओं में किसकी प्रतिमा सर्वाधिक प्रसिद्ध और सुंदर है? नटराज की। ये मैंने बताया था, कांस्य की मूर्ति है। चोल युगीन किस लेखक ने तमिल की रचना की थी? कंबन ने। दिलवाड़ा मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे? सोलंकी ने। ये भी हम पढ़ चुके हैं। जैन मंदिर थे। पुरी में जगन्नाथ मंदिर तथा लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनंत वर्मन ने। रामानुज के स्थान पर मंदिर के मुख्य पुजारी थे? श्रीरंगपट्टनम में। पूर्व मध्यकाल का समय था 6वीं शताब्दी से 12वीं सदी तक। शास्त्रों में ब्राह्मण को किन किन नामों से जाना जाता है? आचार्य, उपाध्याय, क्षत्रिय, ये सभी नाम इनके आते हैं। चीनी यात्री ह्यूनसांग ने किस व्यवसाय को शूद्रों का सामान्य व्यवसाय बताया था? कृषि को। विष्णु के अवतारों में किन किन देवताओं को लोकप्रिय माना गया है? सभी को। राम, वराह, कृष्ण, बुद्ध। सीरिन किन्हें कहा जाता था? शूद्रों को, जो सीरी होते थे खेतों में। भक्ति का उदय सर्वप्रथम हुआ दक्षिण भारत में, फिर उत्तर भारत की ओर आया था। 8वीं सदी में राजपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाने लगा? सामंती योद्धा के लिए। 8वीं सदी की बात कर रहे हैं हम। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर में कितनी देवदासियां थी? 400। सती प्रथा किन प्रमुख वर्गों में पाई जाती थी? शासक वर्ग में। मुख्य रूप से जो बड़े वर्ग थे, शासक, स्त्री और योद्धा वर्ग, सभी में पाई जाती थी। कश्मीर में किस महिला ने सफलतापूर्वक शासन किया था? रानी दीदा ने। ये भी हम पढ़ के आए थे। शैव संप्रदाय के उप संप्रदायों में निम्नलिखित में से कौन से थे? कापालिक, पाशुपत और कालमुखी, तीनों थे। पुराणों में महात्मा बुद्ध को किस देवता का अवतार माना गया है? विष्णु का। जैन आचार्यों ने अपने ग्रंथों की रचना किस भाषा में की? संस्कृत, कन्नड़, प्राकृत, सब में की, तो इम्पोर्टेंट है। स्थापत्य कला के अंतर्गत उड़ीसा में किस शैली का विकास हुआ? विशुद्ध नागर शैली। उड़ीसा में हमने पढ़े थे लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गंगईकोंड चोलपुरम में एक विशाल मंदिर का निर्माण किस चोल ने करवाया? राजेंद्र चोल ने। पूर्व मध्यकाल में उत्तरी भारत में उच्च अध्ययन का सबसे बड़ा केंद्र था? नालंदा। शिशुपाल वध का रचनाकार कौन था? अभी हमने पढ़ा था, याद हो तो आपको, भारवी। भारत मंजरी व रामायण मंजरी किसने लिखी थी? जैमेंद्र। कश्मीर से संबंध रखते थे, पढ़ा था। जयदेव की रचना कौन सी थी? गीत गोविंद। ये भी हम पढ़ चुके हैं। बिल्लन की रचना कौन सी थी? चोर पंचाशिका। त्रिविक्रम भट्ट की रचना कौन सी थी? नलचंपू, मदालसा चंपू, दमयंती कथा। उत्तर रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? आपके भवभूति। 3 ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। मालती माधव भी लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से अपना ये पाठ पूरा हो जाता है और आप इसको